हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो सभी साथी सीक्वेंस वाइज वीडियो वहां से देख सकते हैं। और बहुत जल्द आपके लिए इसके डिटेल वीडियो भी आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष में प्रकाशित की जाती है? वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रैवार्षिक और हर 5 साल में। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है वह कितने वर्षों में प्रकाशित की जाती है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट द्विवार्षिक है, यानी कि 2 वर्षों में प्रकाशित की जाती है। ठीक है। और इसको जो प्रकाशित की जाती है, ये आपकी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जारी भारत राज्य वन रिपोर्ट यानी कि ISFR 2023 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और ये जो है द्विवार्षिकी प्रकाशन है। और पूछा जा सकता है अगर आपसे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई, तो 1987 में प्रकाशित हुई थी। और 2023 में जो ISFR रिपोर्ट प्रकाशित हुई वह 18वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं रिपोर्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक के रूप में पौधों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। कक्षा को सबसे दिलचस्प बनाने के लिए आपको क्या उपयोग करना चाहिए? अधिगम के संसाधन के रूप में स्कूल का बगीचा, अधिगम के संसाधन के रूप में प्रयोगशाला, और केवल पाठ्य पुस्तकें, तस्वीरें। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं पौधों के बारे में, और आपका जो पढ़ाना है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए, बच्चों को सीखने में मजा आए, ऐसा आप क्या कर सकते हैं? तो आप क्या करेंगे, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, अधिगम के संसाधन के रूप में स्कूल का बगीचा। स्कूल के बगीचे में आप बच्चों को ले जाएंगे, बच्चे वहां पर पेड़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। और प्रत्यक्ष रूप से जब वो देखेंगे चीजों को तो अच्छे से उनको समझ में आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षण यानी कि टीचिंग और अधिगम यानी कि लर्निंग। टीचिंग लर्निंग योजना प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करने का अर्थ है। योजना बनाने में सभी छात्रों की भागीदारी, योजना बनाने में केवल बुद्धिमान छात्रों की भागीदारी, योजना बनाने में केवल कमजोर छात्रों की भागीदारी, और योजना बनाने में कोई भी बच्चा भाग नहीं ले सकता। तो देखिए, जब आप कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो आपके लिए जो सभी बच्चे हैं, सभी एक समान भाव से आप सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, समानता के भाव के साथ पढ़ाते हैं। तो या तो शामिल करोगे तो सभी बच्चों को शामिल करोगे, भेदभाव आपको नहीं करना है। ठीक है। तो पहला हो जाएगा योजना बनाने में सभी छात्रों की भागीदारी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भगोरिया हाट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और केरल। तो आप सभी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप इस चीज से भली भांति परिचित होंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा भगोरिया हाट के बारे में भी। ठीक है। भगोरिया हाट जो है, जो भील जनजाति है खासकर उनके द्वारा मतलब आयोजित किया जाता है। और ये एक भारतीय फसल उत्सव है। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश विशेषकर जो है मालवा निवाड़ क्षेत्र में, ठीक है, जो आदिवासी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और इसमें जो ट्राइब्स भाग लेती हैं, जनजातियां, वो भील और भिलाला खासकर इन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए आयु सीमा क्या है? तो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड जो दिया जाता है सरकार के द्वारा, यानी कि जो लोग वीरता भरे कार्य करते हैं उनके लिए एज ग्रुप क्या है? 12 साल, 14 साल, 18 साल और 17 साल। तो इसका आंसर है आपका 18 साल, सी। ठीक है। क्योंकि ये जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं इनका जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप है 6 से 18 वर्ष का। ठीक है। तो इसमें इन्होंने अंतिम वर्ष को काउंट किया है। स्पेशली जो है इसमें 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे शामिल होते हैं, जो कि विशेष रूप से बहादुरी के कार्य के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। हो सकता है अगली बार आपसे एज ग्रुप पूछ ली जाए, तो एज ग्रुप याद रखना, 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है।
चलिए अगला है, खो खो की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 8, 12 और 15। यदि मैं आपसे कहूं कि खो खो की टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन ही गलत है और आंसर इस तरीके का है ही नहीं। तो फिर दिमाग लगाना है आपको कि जब 9 तो होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई। क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में? तो आपका आंसर है इसका सटीक 12। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि 12 भी स्थिति बनती है, 9 भी स्थिति बनती है, तो वो पूछ रहा है कि खो खो की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं, खो खो की टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक टीम में केवल 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। और एक मैच में क्या होता है, 2 पारियां होती हैं। एक पारी में प्रत्येक टीम को पीछा करने के लिए 7 मिनट और बचाव के लिए 7 मिनट मिलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि खिलाड़ी तो पूरी टीम में 12 है, लेकिन जो मैदान पे भाग ले रहे हैं वो उन खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 9 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु में हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? फ्लोट फेस्टिवल, मामल्लापुरम, जल्लीकट्टू और महामघम। तो आप एक चीज यहाँ पर अगर नोटिस कर पा रहे हो तो शायद हमारी एक वीडियो में एक जो उधर है सिकारा उत्सव है जो कि जम्मू कश्मीर में उधर डल लेक में मनाया जाता है, वो भी डिस्कस हुआ था। तो खास कर ये त्योहारों से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन इधर उधर पूछ लेता है। अब ये सीरीज तो साथियों साथ ही साथ चल रही है, लेकिन एक चीज आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे कि व्यापम जो है वो ऐसे ही नहीं है कि पुरानी ट्रेंड को फॉलो कर ले या केवल जो सिलेबस है उसमें से उतना ही पूछ ले, नहीं। उसके जो क्वेश्चन है एक बहुत स्टैंडर्ड लेवल के देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, और स्पेस के अगर क्वेश्चन की बात करें तो अंतरिक्ष से रिलेटेड भी अच्छे क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, जो करंट के क्वेश्चन है खासकर उन पे ज्यादा फोकस करता है। और ये आपके इधर स्पोर्ट्स को भी पूछ रहा है, वो त्योहार को पूछ रहा है, तो आपको सभी ओवरऑल तैयारी करनी है। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी को आप दिशा दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका महामघम। क्या आंसर हो जाएगा इसका आपका? महामघम। महामहम भी है, जिसे महामगम या मम्मगम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू त्योहार है। और भारत के दक्षिण में तमिलनाडु के कुंभकोणम शहर में 12 साल में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, पोटेशियम सल्फेट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सरल उर्वरक, स्टेट फर्टिलाइजर्स, घरेलू उर्वरक, डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, मिश्रित उर्वरक, मिक्स्ड फर्टिलाइजर और सम्मिश्र उर्वरक यानी कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो पोटेशियम सल्फेट जो है वो आपका सरल उर्वरक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सरल उर्वरक का उदाहरण है। और सरल उर्वरक या सीधे उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जो पौधों को 3 प्राथमिक पोषक तत्वों में से केवल एक प्रदान करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी कि एनपीके। यूरिया नाइट्रोजन प्रदान करता है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन और म्यूरेट ऑफ पोटास पोटेशियम प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला है, डिस्क फोटोस्फीयर के ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैली सूर्य की बाहरी परतों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो हमारा सन है, सूर्य है, इसकी जो हजारों किलोमीटर ऊपर तक जो परतें फैली हुई हैं उनको बाहरी परतों को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है संक्रमण क्षेत्र, कोरोना, क्रोमोस्फियर, समताप मंडल। तो इसे कहा जाता है कोरोना। क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। याद रखें ये कोरोना कोविड वायरस वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 काफी चर्चित रहा था, एक सफल मिशन रहा भारत सरकार का। और चंद्रयान 2 की संशोधित लैंडर क्राफ्ट मॉड्यूल संरचना इसरो को 5 सितंबर 2018 को किसके द्वारा सौंपा गया था? इसको किसने मतलब डेवलप किया था? बीईएल द्वारा, एचएएल के द्वारा, बीएचईएल के द्वारा या सेल के द्वारा? तो इसको जो सौंपा गया था इसरो के लिए वह एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, जो एचएएल के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और 5 सितंबर 2018 को इसरो को दे दिया गया था। ठीक है, अब बात है चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 से रिलेटेड हम जान लेते हैं। चंद्रयान 2 जो कि इसरो का एक चंद्र अन्वेषण मिशन था और जिसमें क्या है कि चंद्रमा की कक्षा में जाना था। और इसका जो एक लैंडर था, इस लैंडर का नाम था विक्रम। और यहाँ पर रोवर जो था उसका नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था? रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, और इसे चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था।
और स्पेशली इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल के लिए भेजा गया था, कि साउथ पोल की स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो चंद्रमा जो है हमारा, चंद्रमा की कौन सी स्थिति के लिए? साउथ पोल के लिए। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंद्रमा के किस ध्रुव के लिए, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव के लिए, तो साउथ पोल के लिए भेजा गया था। ठीक है, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ठीक है, कब कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019। ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला है, किस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े विस्फोट से हुई और पदार्थ, धूल और गैसों ने पूरे अंतरिक्ष को भर दिया? ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसकी शुरुआत किस विस्फोट से हुई? ऐसा कौन सा विस्फोट हुआ? तो बिग स्पेल्ट, ब्रेन वर्ल्ड, होलोग्राफिक ब्रह्मांड, बिग बैंग थ्योरी। तो सामान्यतः सभी लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का जो विकसित हुआ, मतलब निर्माण हुआ, वो बिग बैंग थ्योरी की वजह से हुआ। किस वजह से? बिग बैंग थ्योरी। याद रखोगे आप। चलिए अगला है, मार्च 2019 में रिप्ले यानी कि रिप्ले नाम का एक पुतला उड़ाया गया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा गया। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया था? नासा ने, स्पेस एक्स ने, जाक्सा ने, या CNES ने? तो इसे भेजा था स्पेस में स्पेस एक्स ने। किसने भेजा था? स्पेस एक्स ने भेजा था। ठीक है, मार्च 2019 में स्पेस एक्स ने एक रिप्ले नाम का पुतला भेजा था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है, आपके शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता है क्योंकि वे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वे चयापचय प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन, और वे शरीर के अंगों को इंसुलेट करते हैं, वे शरीर से गर्मी निकालते हैं। तो शरीर की मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो बी इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, कोई भी पदार्थ जो मुंह द्वारा ग्रहण किया जा सके और शरीर के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो, क्या कहलाता है? ठीक है, मुंह द्वारा खा रहे हो आप उसे और शरीर के लिए हेल्पफुल है, ऐसा क्या कहलाएगा? खनिज, भोजन, पदार्थ और जल। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका फूड यानी कि भोजन। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में देखने को मिल सकता है, माइनर परसेंट में अगर हम माने तो खनिज को भी मान सकता है, लेकिन शरीर के लिए यूजफुल की बात हो रही है और मुंह द्वारा खाने की बात हो रही है, तो इसलिए भोजन इसका आंसर होगा। ओके, चलिए अगला, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद्य संरक्षण, प्रशीतन, उबालना, पाश्चराइजेशन। क्या कहलाती है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य संरक्षण। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन एक अकार्बनिक पदार्थ नहीं है? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन। तो कौन सा नहीं है? सिंपल है, आप देख पा रहे हैं प्रोटीन, तुरंत सटीकता के साथ आप आंसर लगा देंगे। चलिए अगला है, घरेलू स्तर पर मानव मल का प्रबंधन। इसका मतलब है कि शौचालय या शौचालय तक पहुंच को इस रूप में संदर्भित किया जाता है: सीवेज, बुनियादी स्वच्छता, कीचड़, ठोस अपशिष्ट। तो ये दो तो होंगे नहीं, सी और डी। अब सीवेज और बुनियादी स्वच्छता, तो सीवेज क्या है? अगर घर से बाहर पाइप के द्वारा मल को बाहर निकाला जा रहा हो नालियों में, अगर सीवर लाइन के द्वारा, तो वो सीवेज कहलाएगा। लेकिन घर पे ही बात हो रही है कि घरेलू स्तर पर मानव मल का प्रबंधन, तो ये कहलाएगा बेसिक सैनिटेशन यानी कि बुनियादी स्वच्छता। बी इसका आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अगला है, पर्यावरण को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? 4, 5, 2, 3। तो पर्यावरण को जो विभाजित किया गया है वह 4 घटकों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से घटक हैं? वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल। ठीक है, चलिए तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी हमारे साथी शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। और आपके जो भी डाउट हुआ करें, जो भी चीज़ें आपको पूछनी हुआ करें, कमेंट के माध्यम से, मेल के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।